नमस्कार साथियों। मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसरी में। एक बहुत लंबे समय अंतराल के बाद आज फिर से मैं एस्ट्रोलॉजी का एक वीडियो बना रहा हूं आप सब लोगों के लिए। जीवन की इस आपाधापी में कभी कभार कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ मनपसंद चीज़ें भी छूट जाती हैं और यह समय अंतराल इसी तरीके का था। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जैसे पहले ही मैं बात कर चुका हूं। 27 नक्षत्रों में से 4 नक्षत्रों की मैं बात पहले ही कर चुका हूं, आप सबको बता चुका हूं। आज 5वां नक्षत्र है और उस नक्षत्र का नाम है मृगशिरा। तो पहले तो इस शब्द से शुरू करते हैं, मृग शब्द से। मृग, हिरण, सौम्य, सुंदर, सुशील। तो मृगशिरा नक्षत्र अगर लग्न में पड़ता है या लग्नेश मृगशिरा नक्षत्र में है या किसी व्यक्ति का चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है, तब व्यक्ति में मृग के ये गुण मिलेंगे। सौम्य, सुंदर, मृदु स्वभाव वाला। जैसे अगर किसी की लग्न वृष है तो ये नक्षत्र वृष में ही पड़ेगा, लेकिन वृष में 2 और नक्षत्र हैं। तो जो सौम्यता इस नक्षत्र में होती है वह उन दोनों में नहीं होती। वृष राशि में 3 नक्षत्र पड़ेंगे। पहला पड़ेगा कृतिका, जो मिश्र नक्षत्र है, कभी नरम कभी गरम। उसके बाद रोहिणी, बहुत अच्छा नक्षत्र, स्थिर नक्षत्र, स्थिर कामों के लिए, विवाह आदि के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र। लेकिन जो सौम्यता की बात है, मृदुता की बात है मृगशिरा में, वह कृतिका और रोहिणी में नहीं मिलेगी। तो पहला तो मृग से क्या मिला हमें? सौम्य स्वभाव, देखने में सुंदर। और तीसरा मृग का क्या गुण होता है? चंचल, स्वेच्छाचारी। जब जंगल में अकेला होता है, अकेले ही खेलता कूदता रहता है। सुंदर, सौम्य, मृदु स्वभाव का, स्वच्छंद, स्वेच्छाचारी। तो ऐसे गुण इस नक्षत्र वाले व्यक्तियों में मिलेंगे यदि यह लग्न का नक्षत्र है, लग्नेश का नक्षत्र है या चंद्रमा का नक्षत्र है। अगर यह लग्नेश का नक्षत्र है और साथ साथ लग्न का भी नक्षत्र है, मतलब लग्नेश लग्न में ही बैठा है और लगभग लग्न के मध्य पर बैठा हुआ है, तब आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि व्यक्ति में मृग के ये गुण अवश्य मिलेंगे। अब बात करते हैं पूरे शब्द की। मृगशिरा, मृग का सिर, हिरण का सिर। हिरण अपने सिर को दाएं बाएं घुमाता रहता है, सतर्क रहता है, चौकन्ना रहता है। अब सतर्कता 2 तरीके की होती है। एक सतर्कता थी लक्ष्मण की, जब वे वन में थे राम और सीता के साथ, और उनकी रक्षा का दायित्व तो उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। वे सतर्क रहते थे, कभी इधर देखते थे बाएं, कभी दाएं, कभी पीछे, कभी आगे। लेकिन उस सतर्कता में एक निर्भीकता थी, साहस था, हिम्मत थी, और ये भाव था कि हम सक्षम हैं, राम और सीता, साथ ही साथ अपनी रक्षा में। ये जो मृगशिरा नक्षत्र का या मृग का जो चौकन्नापन है, इसमें डर है, भय है, संशय है। तो ऐसे व्यक्तियों में आप कह सकते हैं थोड़ा डरपोक होते हैं, संशयवान होते हैं,
और कुछ भयभीत से रहते हैं। जैसे ही हल्की सी आहट होती है, मृग बिना इस बात की परवाह किए कि आहट क्यों हो रही, वहां से भाग खड़ा होता है। तो उसकी वजह यह है कि उसके चौकन्नापन में एक डर छुपा हुआ है। तो इस तरह के व्यक्तियों के गुण में भी वह चौकन्नापन होता है और भय शामिल होता है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, वृष राशि में इस नक्षत्र के 2 चरण होते हैं, पढ़ते हैं। एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और जब जन्म कुंडली बनाई जाती है तो हर नक्षत्र के चरण नवमांश में किसी दूसरी राशि में पड़ते हैं जाके। जैसे मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि में 23 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक, 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक, मैंने पहले 40 कह दिया, 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक, और इस तरह से 2 चरण इसमें आ जाते हैं। जब नवमांश की बात आएगी तो पहला चरण पड़ेगा सिंह राशि में। सिंह राशि एक स्थिर राशि है। तो अगर किसी का लग्न मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में है, तो चूंकि सिंह राशि एक स्थिर राशि है, तो उस व्यक्ति में अस्थिरता थोड़ी कम होगी, स्वेच्छाचार कम होगा, अपने पर नियंत्रण रखने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होगी दूसरे चरण वालों की तुलना में। फिर दूसरा चरण पड़ेगा कन्या में। कन्या एक द्वैत स्वभाव राशि है, लाभ के लिए, बिजनेस के लिए एक अच्छी राशि है, एक प्रैक्टिकल राशि है। तो ऐसे व्यक्तियों में प्रैक्टिकलिटी देखी जाएगी। उसके बाद फिर आएगी तुला राशि। इसका तीसरा चरण नवमांशी में तुला राशि में पड़ेगा। तुला राशि एक वायु तत्व राशि है। और जब लग्न कुंडली की बात करें तो पहला और दूसरा चरण 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक ये पड़ेगा वृष राशि में, और 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक ये पड़ेगा मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि, बुध ऐसे ही एक चंचल ग्रह है, और तीसरा चरण कहां पड़ रहा है नवमांश में? तुला राशि में। तो चंचलता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हां, यह है जब क्रिएटिव वर्क करना हो ऐसे लोगों को, क्योंकि यह वृष और मिथुन की राशि है, तो वह क्रिएटिविटी तीसरे चरण में बढ़ जाएगी। उसके बाद अंतिम चरण पड़ेगा वृश्चिक में, जिसके बारे में मैं अभी बात करता हूं। अब जैसे हर राशि का एक स्वामी होता है, वैसे हर नक्षत्र का एक स्वामी होता है, और राशि का जो स्वामी है उसको हम रिलेट करते हैं, उसको जोड़ते हैं उस राशि के गुण से। लेकिन नक्षत्रों के साथ ऐसा नहीं होता। मृगशिरा नक्षत्र एक सौम्य नक्षत्र है। 5 नक्षत्र, ये 5वां नक्षत्र है जो मैंने 4 आपको बताए, उसमें से कोई भी सौम्य नक्षत्र नहीं था। मृगशिरा पहला सौम्य नक्षत्र है, लेकिन इसका नक्षत्र स्वामी मंगल है, उग्र स्वभाव का ग्रह। तो यह हमेशा याद रखिए कि जो नक्षत्र स्वामी है उसके गुणों से आप नक्षत्र के गुणों को रिलेट नहीं कर सकते। फिर कहां संबंध बनेगा, कैसे रिलेशन बनेगा? वह बनेगा कि नक्षत्र का देवता कौन है। तो इस नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र के देवता होते हैं सोम अर्थात चंद्र। और चंद्र किसकी संतान है? चंद्र
उन ऋषि पत्नी की संतान है, वह ऋषि पत्नी है, वह ऋषि पत्नी की संतान है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। इसलिए सोम में चंद्र में भी वह क्षमता है। तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान भी होते हैं। और चंद्रमा मतलब मन से, जब मन की बात करते हैं तो मन की चंचलता फिर इस नक्षत्र में साफ साफ दिखाई देती है। चंद्रमा बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण करने गए थे, लेकिन बृहस्पति ने कुछ कारणों से उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। तब वे बृहस्पति की पत्नी तारा के पास पहुंचे चंद्रमा, और उनको किसी तरह से समझाया बुझाया, और तब बृहस्पति ने चंद्रमा को शिक्षा दी। लेकिन चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा से बार बार मिलना जुलना शुरू किया और उनके बीच एक अनैतिक संबंध बन गया। इसलिए जब विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है तब इस नक्षत्र को विवाह के लिए अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता, जैसे रोहिणी को माना जाता है। रोहिणी भी वृष राशि में ही पड़ता है, लेकिन वह स्थिर नक्षत्र। इस नक्षत्र में स्वेच्छाचारिता है चंद्रमा की, और उसी तरह का कुछ कुछ जो गुण है वो हिरण में भी। अब बात कर लेते हैं एक विशेष तरह के हिरण जो कि कहा जाता है कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र के उस हिरण की घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती। ऐसा माना जाता है कि उसके शरीर में कस्तूरी छिपी रहती, कस्तूरी मृग कहा जाता है, और उसकी सुगंध को वह महसूस करता है। लेकिन ऐसा लगता है उसे, ऐसा लगता है कि वह सुगंध कहीं और से आ रही, और उसी सुगंध की खोज में वह भटकता रहता है। तो भटकाव इस नक्षत्र का लक्षण है, खोज इस नक्षत्र का लक्षण है। और अगर यह नक्षत्र सप्तम भाव में पड़ जाए या सप्तमेश इस नक्षत्र में हो, या सप्तमेश सप्तम भाव में ही हो और मृगशिरा नक्षत्र में हो, तब ऐसा व्यक्ति अपना जोड़ीदार चुनने में बहुत समय लगाता है। बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा व्यक्ति मिल पाता है जिसे वह अपना योग्य साथी मानता है। इसी तरह से अगर यह नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, दसम भाव में पड़ता है तो व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट नहीं होता और भटकते भटकते बहुत बाद में कहीं अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, और बहुत बार नहीं भी पहुंचता है। विशेष करके अगर राहु इस नक्षत्र में हो, कि राहु अपने आप में ही ब्रह्म है, और यह नक्षत्र, इस नक्षत्र का संबंध भी संशय से है। इसी तरह से अगर यह नक्षत्र नवम भाव या नवमेश से जुड़ा होता है तो आप बहुत से लोगों को जानते हैं, वो गुरु की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, फिर कभी किसी गुरु के पास। और बहुत बार ऐसा होता है, ये निर्भर करता है इस बात पर कि नवम भाव में कौन सा ग्रह है। अगर राहु नहीं है, बृहस्पति जैसा कोई ग्रह है, तब फिर उसे कोई मनपसंद गुरु मिल जाता है। लेकिन यह भटकाव भी बुद्ध जैसा भटकाव नहीं है। बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था तो वो तमाम आश्रमों में गए थे, तमाम गुरुओं से मिले थे, लेकिन वे आगे इसलिए बढ़ते गए क्योंकि कोई भी गुरु इस लेवल का नहीं था कि बुद्ध की बातों का जवाब दे पाता। तो यहां पर बात थी इंडिविजुअलिटी की, बुद्ध के व्यक्तित्व की, एक तार्किकता की, एक वैज्ञानिकता की, जो उनके धर्म में, जो उनकी खोज में पाई जाती। मृगशिरा नक्षत्र में वो बात नहीं। बुद्ध का कौन सा नक्षत्र था ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे यही कहने का मतलब कि यह बुद्ध जैसी खोज नहीं है।
बुद्ध की खोज दूसरी थी। अब जब प्रोफेशन की बात आती है तो चूंकि इसका संबंध खोज से हो गया, इसलिए खोज वाले, रिसर्च वाले वर्क ऐसे व्यक्ति के लिए ठीक होते हैं। विशेष करके अगर व्यक्ति का लग्न नक्षत्र, लग्नेश या चंद्रमा चौथे चरण में हो तब नवमांश में वह ग्रह पड़ेगा वृश्चिक राशि में, जो खोज की राशि है, और वह खोज आध्यात्मिक खोज भी हो सकती है। फिर जब सोम की बात आती है तो एक शब्द आता है सोम रस, जिसका पान देवता करते हैं, जिसमें थोड़ा नशा भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति एडिक्टिव भी हो सकते हैं, किसी चीज की लत भी इन्हें पड़ सकती। एक्चुअली ऐसे व्यक्ति जीवन का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं, और कभी कभी यही चीज उनके वैवाहिक जीवन में बाधा भी बनती। और इस आनंद की खोज में कभी कभी किसी लत का शिकार भी हो जाते हैं, कोई प्रयोग करते करते हुए। और अगर अच्छे भावों से संबंध है, अच्छे ग्रहों से संबंध है, तब व्यक्ति अच्छी रिसर्च भी कर लेता है। तो बात मैं कर रहा था सोम रस की। सोम रस की तुलना आप मदिरा से नहीं कर सकते हो, जबकि उसमें भी नशा है थोड़ा सा। सोम रस एक ऐसा रस है जो शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को और मस्तिष्क को। तो ऐसे व्यक्ति जड़ी बूटियों के क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं, हर्बल थेरेपीज में भी सफल हो सकते हैं। और जब पहली बात आई थी हिरण की सुंदरता की, सौम्यता की, तो सुंदरता का भी क्षेत्र इनके प्रोफेशन का हिस्सा हो सकता है। और चूंकि 2 चरण पड़ रहे हैं मिथुन राशि में, तो किसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन, सुंदरता और सौम्यता इनके पास आई है। बुद्ध की वाक शक्ति भी अगर इन्हें मिल गई तो अपनी बात को ढंग से प्रेजेंट करने का गुण भी इनके अंदर आ जाता है। मां पार्वती से भी इस नक्षत्र को जोड़ा जाता है, या ये कह सकते हैं कि जब देवताओं की बात होती है तो सोम अर्थात चंद्र को देवता माना जाता है, दूसरा मां पार्वती। मां पार्वती पहले जन्म में सती थी, और उन्होंने राम के ऊपर संशय किया कि ये विष्णु के अवतार है या नहीं। वहां फिर से एक संशय की बात आई, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनका जीवन बहुत विपरीत परिस्थितियों में समाप्त हो गया। फिर पार्वती की तरह उन्होंने जन्म लिया, कठिन तपस्या की, और अपने लक्ष्य अर्थात शिव तक दोबारा पहुंची। इसी तरह से कई भटकाव के बाद व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। मृगशिरा नक्षत्र वाला। अब एक बार मैं अपना इंडेक्स चेक कर लेता हूं। अब अगला जो नक्षत्र होगा वह आर्द्रा नक्षत्र होगा और मिथुन लग्न में पड़ेगा। लेकिन बीच में हो सकता है मैं नक्षत्रों के ऊपर कुछ अलग से बात करूं। तो 1-2 बातें मैं दोहराना चाहता हूं। सौम्यता, सुंदरता इनका गुण है, और इंजॉयमेंट इनका लक्ष्य है। जब वह ज्यादा हो जाता है तब इनके लिए बाधा बनता है। बस आज का वीडियो यहीं तक।